हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, जेई, एई, महा ट्रांसको, महा जेनको और स्टेट लेवल्स के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द करंट थ्रू एन एलिमेंट इज शॉन इन फिगर, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज दैट पास थ्रू द एलिमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उससे करंट पास हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसमें कितना चार्ज पास हो रहा है, इसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग कैलकुलेट करेंगे बारी बारी से। टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसके अंदर का जो एरिया है, यानी कि एरिया अंडर आई और टी कर्व के बीच का जो एरिया है, उसके अंडर जो एरिया होगा वही टोटल चार्ज देगा, वही हमें टोटल चार्ज देगा क्यू। ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंट एरिया में डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले इस पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बीच में करंट का डिफरेंस कितना है, 5 एम्पियर है, और टाइम कितना है 1। तो इस जो रेक्टेंगल है उसका एरिया A1 वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो A1 हो गया हमारा 5। ठीक है, अब A2 देखते हैं। A2 क्या है, ये एरिया और पर्टिकुलर ये एरिया। ठीक है, तो ये एरिया कितना है 5 इंटू 1, तो A2 भी हो जाएगा। ये अगर हम A2 कंसिडर करें तो 5 इंटू 1 ये 5 होगा। ठीक है, इस जो ट्राइंगल है इसको हम लोग A3 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब A3 का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स जो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 5 इंटू बेस क्या है हमारा 1 से 2 का डिफरेंस 1 है, यानी कि ये होगा 2.5। ठीक है, और फोर्थ एरिया ये एरिया है A4, यहाँ से यहाँ तक के बीच का, इसको हम लोग A4 कंसिडर करते हैं। तो जो A4 एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा, 0 to 5 और 1 से 2 का डिफरेंस 1, यानी 5 इंटू 1 यानी कि ये 5। अब चारों को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो A1, A2, A3 और A4 को जोड़े तो हमें कितना आएगा, ये A4 हुआ। अच्छा, अब हमें t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए पता नहीं, इस एरिया को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 3 सेकंड में ये एरिया क्या आ जाएगा A5, इसको आप A5 कंसिडर कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा A5, ये हो जाएगा 2 और 3 के बीच में 1 और ये 5 यानी कि 5। यानी कि अब हम लोग का समीशन निकालेंगे A1, A2, A3, A4, A5। तो इसके हिसाब से सबको कैलकुलेट करते हैं और सबको हम ऐड करते हैं। तो A1 है 5 + 5 10 + 2.5 12.5 + A4 है 5 17.5 और प्लस A5 है 5 यानी कि 22.5, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड R इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। R इक्विवेलेंट निकालना है इस पॉइंट टू इस पॉइंट के बीच में। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो पॉइंट, ये दो पॉइंट शॉर्ट है यानी आपस में पैरेलल है। तो 6 और 3 का पैरेलल हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट इसका 2 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, तो इन दोनों का सीरीज रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 to 4। ठीक है, 4। अच्छा, 5 और x एक ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, तो 6 है, तो 6 और 4। तो इसके अक्रॉस ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, R0 हम मान लेते हैं। 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 + 6 यानी कि आएगा 2.4। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है 2.4 आया। ठीक है, अब 2.4 आया, अब उसमें हम लोग अब वो जो रेजिस्टेंस है इन तीनों के साथ सीरीज में है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R + 4 + 2.4 यानी कि ये आएगा 14.4, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ R3 डिक्रीजेज देन। अब ये रेजिस्टेंस R3 का वैल्यू डिक्रीज करता है तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। तो करंट थ्रू R3 डिक्रीजेज, देखिए R3 अगर डिक्रीज करता है तो पैरेलल कम्बिनेशन में आपको पता है अगर ये डिक्रीज करता है तो इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन और भी कम हो जाएगा, ना। तो इसका मतलब है क्या कि अब R3 के थ्रू जो करंट है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, R3 के थ्रू जो करंट है उसका वैल्यू होता है R2 डिवाइडेड बाय R2 + R3 इंटू ये जो करंट I इनपुट आया। अभी देखिए क्या है कि R3 जो है, R3 का जो वैल्यू है वो वैल्यू घट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि R3 का वैल्यू घट रहा है, तो ये वैल्यू घट गया। ठीक है, ये वैल्यू घट गया, टोटल करंट का जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाएगा। देखिए R3 घट गया तो पैरेलल कम्बिनेशन में R2 R3 ये घट गया, तो ये जो करंट है वो करंट जो है वो करंट वो जो करंट का वैल्यू है R1 प्लस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट गया V डिवाइडेड बाय इस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी कि R2 और R3 के पैरेलल। अब R2 और R3 का पैरेलल घट जाएगा क्योंकि R3 घट गया, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी अगर घट गया तो इसका मतलब करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू बढ़ गया और R3 का भी वैल्यू घट गया, इसका मतलब करंट का वैल्यू और ये जो पर्टिकुलर करंट है R3 के थ्रू वो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है क्या कि किसी भी केस में करंट जो है R3 के थ्रू डिक्रीज नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R3 डिक्रीजेस। वोल्टेज अक्रॉस R3 क्या हो जाएगा, R3 के अक्रॉस अगर हम
R3 का रेजिस्टेंस को घटा दें तो ये वोल्टेज अक्रॉस R3 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू घट जाएगा, है ना। वोल्टेज अक्रॉस R3 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस R3 वो घट जाएगा क्या, देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सी पॉइंट को देखते हैं। वोल्टेज अक्रॉस R1 डिक्रीजेस, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। देखिए R3 अगर डिक्रीज होता है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू कम हो जाता है, तो ये जो करंट है ये करंट बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब I इंटू R1 इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस R1 ये बढ़ जाएगा, तो डिक्रीज होगा, ये भी नहीं हो सकता है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ए और सी नहीं हो सकता है। तो सिंपली हम लोग देखते हैं इसमें ए ऑप्शन नहीं हो सकता है और सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा हमारा बी एंड डी, यानी कि ये जो टोटल ये एनालिसिस में हमारा बी और डी आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर व्हेन स्विच इज इन पोजीशन 1, पोजीशन 1 पे स्विच है तो क्या आएगा, तो देखिए पोजीशन 1 पे स्विच है, इस सर्किट से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो करंट आई को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस यानी 40 डिवाइड बाय 100, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 मिली एम्पियर। एक्चुअली में दोस्तों ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्चुअली में क्या आएगा, मिली एम्पियर नहीं आएगा, ये इसको आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 मिली एम्पियर आएगा। अब इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये आएगा 400 मिली एम्पियर, ठीक है, अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब इसमें 400 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वोल्टेज वी नोट इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इस सर्किट में वी नोट निकालना है, तो हम लोग ए पॉइंट पर पहले KVL और फिर KCL निकालते हैं। KCL निकालने से हमें आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ए पॉइंट पर KCL को निकालें तो KCL का पॉइंट क्या होता है कि करंट इंटरिंग इज इक्वल टू करंट एग्जिट। अब यहाँ से करंट इंटर कर रहा है कितना, 0.5 I0, ये देखिए ये करंट सोर्स है, ठीक है, I0 प्लस ये है हमारा 3 एम्पियर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, I0 फ्लो करता है, इसका मतलब 0.5 I0 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, तो I0 का जो वैल्यू है इसमें क्या आ जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है, क्या आ जाएगा 6 एम्पियर। I0 का वैल्यू 6 एम्पियर आया तो V0 वोल्टेज का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा I0 इंटू 4, यानी कि 6 इंटू 4 यानी कि 24, यानी कि V0 वोल्टेज का वैल्यू क्या आ जाएगा 24, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज एंटरिंग अ सर्टेन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 6 मिली सेकेंड, यानी कि इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू क्या है। देखिए करंट का वैल्यू आपको ऑलवेज पता है dq/dt होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट और स्पेस के टाइम के बीच में जो हमारा चार्ज का वैल्यू चेंज होना चाहिए तभी वो करंट आएगा। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो उस करंट का वैल्यू 0 आएगा। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो चार्ज का वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर डिवाइड करें dt के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आएगा 0। तो करंट थ्रू एट 6 मिली सेकेंड इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सारे पॉइंट पे जो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में यहाँ पर निकालते हैं, तो फिर हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में चेंज हुआ है वैल्यू, तो इसका मतलब ये 30 में जो है वैल्यू आया है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 15 एम्पियर आता ना, तो इस हिसाब से निकालते हैं। लेकिन इस पॉइंट में ये dq कांस्टेंट है, इसी के लिए q कांस्टेंट, इसी के लिए dq/dt 0 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल सेटिस्फाई KVL ऑफ द सर्किट गिवन द फिगर। अब KVL लगाना है तो देखिए सिंपली इसमें देखते हैं करंट का डायरेक्शन अगर यहाँ लिया गया है तो हम दो एजम्पशन करते हैं। एक, करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल को इंटर करता है उस वैल्यू को नेगेटिव लेता है, तो ये क्या आ जाएगा -V2, इसमें भी करंट माइनस को इंटर करेगा -V3, इस टर्मिनल में नेगेटिव को इंटर कर रहा है तो ये +V4, इस टर्मिनल में नेगेटिव इंटर कर पॉजिटिव को इंटर कर रहा है तो -V5, इस टर्मिनल में नेगेटिव को इंटर कर रहा है +V1 इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा KVL, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव को एक साइड लेके जाएंगे तो V2 + V3 + V5 इज इक्वल टू क्या आएगा V1 + V4, यानी कि V1 + V4 इज इक्वल टू V2 + V3 + V5, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज एडी करंट लॉस इज 50 वाट, उसमें एडी करंट लॉस कितना दिया है 50 वाट दिया है, ठीक है। इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट, अब 330 वोल्ट के वोल्टेज पे कनेक्ट किया गया ट्रांसफार्मर को, द एडी करंट लॉसेज विल बी, तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉस होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कोर लॉस, अगर पावर कोर लॉस को देखें तो एक एडी करंट लॉस होता है और एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो इसमें दो केसेस होते हैं दोस्तों। देखिए अगर वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एडी करंट लॉस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के, ठीक है।
और जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, अगर V बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट है तो, ठीक है। तो इसके केस में हम देखते हैं V बाई एफ रेशियो निकाल के पहले, तो V बाई एफ रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले में कितना है वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो पहला V1 बाई F1 ये क्या आएगा 220 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, ठीक। अब नाउ इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो उसे केस में V2 बाई एफ जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है 330 बाई 50, तो दोनों रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो दोनों रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो वो वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आएगा। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें जो इडी करंट लॉस है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा V2 जो हम 330 वोल्ट डालते हैं डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट का होल स्क्वायर वोल्टेज स्क्वायर के इनटू इसके प्रोपोर्शनल में कितना इडी करंट लॉस है 50 हर्ट्ज। अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो आएगा 112.5। तो इसके तरह से इक्वेशन, तो क्या है दोस्तों कि देखिए अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो इडी करंट लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और हिस्टेरिसिस लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। लेकिन अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि इस केस में देखिए V बाई एफ रेशियो क्या है कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है जब तब जो हमारा इडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी वोल्टेज स्क्वायर के, ठीक है। तो इस केस में ये निकलेगा। तो हमारा जब भी आपको इस तरह से इडी करंट लॉस में सवाल पूछेगा तब भी आप पहले V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं ये चेक कर लीजिएगा। अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो इडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, और हिस्टेरिसिस लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी की, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि इडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज पुअर ड्यू टू, नो लोड में पुअर क्यों होता है, तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर। देखिए होता है क्या दोस्तों, नो लोड का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें तो नो लोड में जो हमारा नो लोड करंट आई नोड होता है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो कि हमारा जो फ्लक्स सेटअप है उसके इनलाइन में होता है, वोल्टेज के क्वाड्रेचर में होता है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज के, और एक होता है इडी करंट कोर लॉस कंपोनेंट, इसको हम लोग IC बोलते हैं। तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट को हम लोग जो लिखते हैं ये होता है हमारा पावर फैक्टर एंगल, वो हो जाता है हमारा आई नॉट इंटू साइन थीटा नॉट, और हमारा जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है वो होता है आई नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट, ठीक है। तो अभी क्या होता है दोस्तों कि इसमें थीटा का जो वैल्यू होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट का भी वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है इसमें, और पावर फैक्टर जो नो लोड पे होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्योंकि थीटा अगर लार्ज हो जाता है तो क्या होता है हमारा जो ये कॉस थीटा नॉट और कंपोनेंट का वैल्यू कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर कम होता है क्योंकि हाई मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी के लिए नो लोड पे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर हाई होता है, और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हाई होने के कारण पावर फैक्टर लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, द अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन ऑन फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग इज। तो देखिए हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है आर पर यूनिट परसेंटेज में इंटू कॉस ऑफ पावर फैक्टर यानी कि कॉस थीटा प्लस माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन ऑफ थीटा। ये निगेटिव साइन डिनोट करता है, अगर वो लीडिंग रहता है तो निगेटिव में आता है, ठीक है। तो सिंस हमारा लैग दिया तो हमारा ये पॉजिटिव फार्मूला आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग में जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर पर यूनिट है, आर पर यूनिट क्या है हमारा 2%, यानी कि 2 इंटू हमारा पावर फैक्टर यानी कि 0.8 प्लस हमारा ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा परसेंटेज रिएक्टेंस 4% इंटू अगर आप साइन थीटा निकालिएगा 0.8 के टर्म में तो ये आएगा 0.6, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4%, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड विथ, तो रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, हम लोग को नो लोड का कंपोनेंट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी हम लोग अप्लाइड वोल्टेज करते हैं, ये हमारा होता है प्राइमरी का रेजिस्टेंस और ये होता है प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। उसके बाद दो कंपोनेंट आता है, एक आता है कोर लॉस कंपोनेंट और एक आता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का कंपोनेंट, और ये हमारा आता है सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2, और ये हमारा ये रिफर्ड क्वांटिटी है, रिफर किया गया है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट आता है, ये है X2। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, इसको हम लोग ओपन रखते हैं, ठीक है, और ये इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम लोग हाई वोल्टेज को ओपन सर्किट रखते हैं और इसको हम लोग
लो वोल्टेज साइड को हम लोग रेटेड सप्लाई डालते हैं, ठीक है। तो ये रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो इस रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पे क्या होगा, इसमें एक करंट आई नॉट नो लोड करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा एक रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पे ही क्यों होता है, क्या होता है, हमारा कांस्टेंट लॉस है यानी कोर लॉस, वो हमें रेटेड वोल्टेज पे ही ऑब्टेंड होता है, ठीक है। जो कि हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉस होता है वो हमारा रेटेड पे ही ऑब्टेंड होता है, क्योंकि वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसी के लिए हम लोग रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज को नो लोड टेस्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 6400 वाट एंड 5000 वाट रिस्पेक्टिवली। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट द हाफ लोड विल बी। देखिए, जो आयरन लॉस होता है दोस्तों, जिसको पी आयरन या पी कॉपर लॉस बोलते हैं, वो हमारा एक कांस्टेंट लॉस होता है, ठीक है। वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वोल्टेज लेवल चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो लोड के साथ चेंज होता है, क्योंकि वो आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आई लोड यानी लोड चेंज होता है, तो उसके हिसाब से कॉपर लॉस चेंज होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का, ठीक है। तो वो लोडिंग के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर पर्टिकुलर लोड एम के लिए हम कॉपर लॉस निकालें, तो पर्टिकुलर कॉपर लॉस लोड एम के लिए वो निकलता है एम स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। फुल लोड कॉपर लॉस ये फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि आयरन लॉस, जैसे मैंने बोला कि चेंज नहीं होता है, तो 5000 वाट है तो ये 5000 वाट ही होगा, ठीक है। अब कॉपर लॉस क्या होगा, तो पी कॉपर लॉस हो जाएगा जो लोडिंग हाफ लोडिंग, यानी कि हाफ डालेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटू फुल लोड कितना है 6400। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो आएगा 1600, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर विल ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कब लोड ऑपरेट करता है, जब जो हमारा वेरिएबल लॉस है, यानी कि कॉपर लॉस जो वेरिएबल है वो हमारा फिक्स्ड लॉस यानी आयरन और कोर लॉस, कुछ भी कह सकते हैं, उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ठीक, इसके बराबर जब होता है तो हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है, ठीक है। जनरल एफिशिएंसी का जो इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का, वो होता है लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इनटू KVA, ठीक है, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ फाई पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय m इंटू KVA इंटू कॉस ऑफ फाई, जो कि हमारा पावर फैक्टर है, प्लस m स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ठीक है। तो एफिशिएंसी केस में ये दोनों केस बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 503 kVA 3-phase transformer has iron loss of 300 watt and full load copper loss of 600 watt. The percentage load at which transformer expected to have maximum efficiency. Maximum efficiency के केस में हमने क्या बताया आपको कि जो कॉपर लॉस होता है वेरिएबल कॉपर लॉस एम लोड पे, किसी पर्टिकुलर लोड पे, वो होता है हमारा फिक्स्ड लॉस के बराबर, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है। किसी पर्टिकुलर लोड पे जो कॉपर लॉस क्या होता है एम स्क्वायर इंटू पावर कॉपर लॉस फुल लोड, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, पी आयरन लॉस होगा कांस्टेंट के लिए। अब एम स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस फुल लोड कितना दिया 600, या आयरन लॉस कितना दिया 300, इसको कंप्यूट करेंगे तो एम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.707, यानी कि 70.7% लोडिंग पे, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज, तो क्या, टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। तो ट्रांसफार्मर है, जैसे ट्रांसफार्मर की बुशेस होती है दोस्तों प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी टर्मिनल निकाला जाता है, तो इसके बीच में क्या कहता है, ट्रांसफार्मर को डिप किया जाता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और इसे कूल भी रखता है, ऑयल को कूल भी रखता है। ऑयल क्या करता है, वाइंडिंग को कूल भी रखता है। जो वाइंडिंग जब हीट होती है तो रेडिएटर के थ्रू बहुत सारे इस तरह से पतला पतला स्पेसेस रहते हैं, जिसके थ्रू जो है ऑयल कूल होता है। तो ये तो इंसुलेशन और कूलिंग तो ट्रांसफार्मर ऑयल का दोनों काम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये रहा हमारा आज का सेशन खत्म हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूँ। मैं डिफरेंट एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रिवाइज करता रहूँगा। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, जिससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी मैं क्वेश्चंस आपके पास लाता रहूँगा मिक्स मैच करके, जिससे आपको रिवीजन करने में और प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। तो वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।